हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बर्गर डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बर्गर डिजीज इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोएंजाइटिस। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोएंजाइटिस, एंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। तो जो बर्गर डिजीज है इसका अलग नाम क्या है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TAO। तो बर्गर डिजीज की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि बर्गर डिजीज क्या होता है। पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन। तो बर्गर डिजीज मीन्स होता है इन्फ्लामेशन और थ्रोम्बोसिस ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम artery and veins of the extremities is known as बर्गर डिजीज। तो बर्गर डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज कितनी होती है? दो होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज में हमारे हैंड्स आते हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज में हमारे लेग्स आते हैं। ओके, तो जो हमारे लोअर लेग्स हैं या लोअर एक्सट्रीमिटीज है, जिसके अंदर जो वेन है, वेन भी कौन सी वाली? वेन और आर्टरी है कौन सी? स्मॉल एंड मीडियम। जो स्मॉल और मीडियम आर्टरी है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना या उसमें थ्रोम्बोसिस होना। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? स्वेलिंग होता है, आप सब लोग जानते हैं। थ्रोम्बोसिस मीन्स क्या होता है? क्लॉट फॉर्मेशन। क्या हो जाना? क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना। क्लॉट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ब्लड का थक्का जम जाना, जिसकी वजह से वहां के आगे की ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। उस डिजीज को कहते हैं बर्गर डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? बर्गर डिजीज। तो बर्गर डिजीज क्या होती है? इन्फ्लामेशन एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम आर्टरी एंड वेन्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। जो हमारी एक्सट्रीमिटीज है उनकी जो स्मॉल आर्टरी और वेन है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाना या फिर उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना, वो क्या कहलाता है? बर्गर डिजीज कहते हैं। ओके, तो इसका ये डेफिनेशन था। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम इटियोलॉजी का। इटियोलॉजी तो इटियोलॉजी में सबसे पहले इसके अंदर थ्रोम्बोसिस हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहला कारण क्या रहेगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। फर्स्ट इज दी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले क्या आएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस आएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस क्या होता है? ए प्लेक फॉर्मेशन ऑफ दी कोलेस्ट्रॉल और फैट इन दी आर्टरी और वेन या आर्टरी के अंदर कोई भी प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे उसका जो साइज है वो नैरो हो जाता है और ब्लड की सप्लाई आगे डिक्रीज हो जाती है। उसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको हम बार बार आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, दूसरा जो मेन है वो है स्मोकिंग। अगर जो पर्सन है, पेशेंट है, वो सबसे ज्यादा स्मोकिंग करता है तो उसको बर्गर डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर है हाइपरटेंशन तो आप लोग जानते ही हो, जिसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हाइपरटेंशन मींस क्या होता है? व्हेन दी ब्लड प्रेशर इज हायर देन दी नॉर्मल से अगर ब्लड का प्रेशर अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन होता है। तो ये भी एक है पॉजिटिव फैक्टर। एक है डीएम मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस। अगर पेशेंट हैविंग एनी डायबिटिक पेशेंट तो उसको भी बर्गर डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन दी ब्लड। ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल की लेवल नॉर्मल से अधिक हो गई, ज्यादा हो गई, तब भी उस पेशेंट को क्या हो सकता है? बर्गर डिजीज हो सकता है। क्या हो सकता है? बर्गर डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस मींस क्लॉट फॉर्मेशन, कि ब्लड का अगर थक्का जम गया, ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई, तब भी उसको क्या हो सकता है? बर्गर डिजीज हो सकता है। दीज आर दी इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर दी बर्गर डिजीज। सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस, नेक्स्ट स्मोकिंग, नेक्स्ट हाइपरटेंशन, नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, नेक्स्ट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, नेक्स्ट थ्रोम्बोसिस।
तो ये क्या है, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिनके द्वारा बर्जर डिजीज पेशेंट को हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले पेशेंट को क्या हो रहा है कि उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस ऑफ दी टिश्यू, नेक्रोसिस ऑफ दी टिश्यू। जो टिश्यू है उनके अंदर इस्चीमिया होगा, इस्चीमिया होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी टिश्यू, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। उसके जो टिश्यूज हैं आगे वाले, एक्सट्रीमिटी से आगे वाले जैसे टॉयज हुए, फीट फूट हुए, उनके उसके अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका गैंग्रीन, गैंग्रीन, गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन मतलब क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से वहां के जो टिश्यू है वो डेथ हो जाएंगी और उसकी जो स्किन होती है वो क्या होता है, स्किन के अंदर डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन हो जाता है। डिस्कलरेशन मतलब वहां का जो बॉडी का पार्ट है वो डिस्कलर हो जाता है। डेथ ऑफ टिश्यू हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से वहां की जो स्किन है वो स्किन कैसे हो जाएगी, उसके अंदर स्किन के अंदर डिस्कलरेशन ऑफ दी स्किन, जो स्किन है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, क्लॉडिकेशन, CL, क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन मतलब क्या होता है, क्लॉडिकेशन मतलब होता है क्लैंपिंग पेन, क्रैम्पिंग, क्रैम्पिंग पेन, क्रैम्पिंग पेन। पेशेंट के क्रैम्पिंग पेन होगा, पेन कहां होगा, काल्व मसल के अंदर। कहां पर, काल्व, काल्व मसल में, जो काल्व मसल्स हैं उनके अंदर क्रैम्पिंग पेन होगा। और ये पेन कब और कब हो सकता है, ये पेन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और आफ्टर द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के समय भी हो सकता है और एक्सरसाइज के बाद भी हो सकता है। और जो है अल्सरेशन हो जाएगा, अल्सरेशन, अल्सरेशन, अल्सरेशन ऑफ द हैंड एंड फुट, फुट के अंदर अल्सरेशन हो जाएगा। जो भी हमारे अल्सरेशन मतलब छोटे छोटे घाव टाइप से ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं मिलेगी टिश्यू को तो वहां की सेल्स है वो फटने लगेंगी। तो ये सारे क्या है इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या था, इस्चीमिया है, नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू है, गैंग्रीन है, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन है, क्लॉडिकेशन है और अल्सरेशन है। तो ये सारे क्या है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द बर्जर्स डिजीज। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फर्स्टली वी टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, हिस्ट्री कलेक्शन। फर्स्ट क्या करेंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। सेकेंड हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। थर्ड पेशेंट का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। क्या करेंगे, डॉपलर, डॉपलर अल्ट्रा, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिससे हमें वेन्स का जो है वो अच्छे से पिक्चर दिखाई दे जाएगा, आर्टरी और वेन का। नेक्स्ट हम आर्टेरियोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे, आर्टेरियोग्राफी किया जाएगा, आर्टेरियोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट सीटी स्कैन करेंगे, सीटी स्कैन। नेक्स्ट एमआरआई, एमआरआई किया जाएगा। नेक्स्ट ब्लड टेस्ट, ब्लड में पूरा सीबीसी करेंगे क्योंकि क्लॉटिंग के बारे में पता करना है। प्लेटलेट अगर ज्यादा क्लॉट कर रहा है तो उसके बारे में, थ्रोम्बोसिस बन रहा है इसलिए सीबीसी करेंगे। और यूरिन एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस करेंगे। तो ये है हमारे मेन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, आर्टेरियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीबीसी और यूरिन एनालिसिस। तो इसके द्वारा हम पेशेंट को
के बीमारी का पता लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और इसमें मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या देंगे उसको, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, टू प्रोवाइड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। प्लेटलेट्स उसको थ्रोम्बो से ज्यादा हो रहा है तो एंटी प्लेटलेट्स ड्रग देंगे, एंटी प्लेटलेट ड्रग देंगे उसके अंदर। उसको अवॉइड स्मोकिंग कराएंगे, उसको अवॉइड स्मोकिंग को उसको अवॉइड कराना है। अवॉइड कराएंगे तो जो स्मोकिंग की वजह से बर्जर डिजीज हो रही थी वो कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग देंगे, टू प्रोवाइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, उसको एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दिया जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बोला जाएगा, उसको सबसे ज्यादा क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करेंगे, टू एडवाइस फॉर दी एक्सरसाइज, और पेशेंट को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट क्या देंगे हम, वैसोडायलेटर देंगे। क्या देंगे, वैसोडायलेटर्स देंगे, जो क्या करेंगे, जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी उनको डायलेट करने के लिए, तो वैसोडायलेटर देंगे। और क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी कि अगर वो ऑक्सीजन रिमूव नहीं मतलब पूर्ति नहीं हो रही है, अगर माउथ के द्वारा, वैसे तो माउथ के द्वारा तो सॉरी माउथ नहीं, नोज के द्वारा तो होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, बट वो आगे नहीं जा रहा है, इसलिए अगर नीडेबल है जब, तब हम ऑक्सीजन थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। इफ नीडेड, जब उसको जरूरी है तब उसको, जब उसको जरूरी है तभी उसको ऑक्सीजन थेरेपी हमको देना। तो ये सारा क्या है, उसका मैनेजमेंट है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम CABG करेंगे, किसमें, सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब CABG मतलब क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का जो मैनेजमेंट है उसी की तरह हम इस आर्टरीज का ग्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोरोनरी आर्टरी दे दिया है, लेकिन जो ग्राफ्टिंग है वो बेसल्स की करेंगे, जहां की जो बेसल्स है उसको, जो CABG का मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट हम इसके अंदर प्रोवाइड कराएंगे। तो मेनली जो है आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्ट भी करा सकते हैं। क्या कराएंगे, CABG की जगह ABG मतलब आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्ट। तो आर्टेरियल और वीनस जो भी ग्राफ्ट है, जहां भी ब्लॉकेज हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है या प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस चीज को वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। और क्या किया जाएगा, नेक्स्ट एनास्टोमोसिस क्या होता है, कटिंग एंड रिजॉल्विंग दी बॉडी पार्ट, जो पार्ट वहां का वेसल्स खराब है उसको हम काट के बाहर निकाल देंगे और वहां से उसको फिर रिजॉइनिंग कर देंगे। तो ये है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में मेडिकल नर्सिंग मैनेजमेंट आता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, टू टेक द वाइटल साइंस का चेक करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है, न्यूट्रिशन बैलेंस बना के रखना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है और रेगुलर एक्सरसाइज के लिए बोलना है, फॉलो केयर देना है, टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेना है, पैर को लेग को एलिवेट करके रखना है और जितना भी उसको हो सकता है कंफर्टेबल जोन में पेशेंट को रखना। थैंक यू।